Hello students, my name is Vijay Bardwaj and today we will discuss your next poem Childhood, which is taken from your Hornbill book, and after that we will discuss your question answers and word meaning, but first we will discuss your literary devices in this poem. And I would like to tell you one thing more. Literary devices are one of the most important techniques. I think you should learn first literary devices, because of in future if you want to participate in a literary section, if you want to participate in a writing competition, then you must know how to identify all these literary devices. So without wasting any time, let's get started your poem Childhood. We will see how many types of literary devices and rhyme scheme has been used in this poem Childhood. Your first stanza: when did my childhood go? Was it the day I changed to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? You can see, यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में ए मार्क किया हुआ है, बी दूसरी लाइन में बी मार्क किया हुआ है, तीसरी लाइन में भी बी मार्क किया हुआ है, थर्ड लाइन में सी मार्क किया हुआ है, फोर्थ लाइन में सी और लास्ट वाली में डी। इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में गो और गो से मिलता जुलता और कोई भी वर्ड इस आपके फर्स्ट सेंटेंसा में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया ए। और उसी तरह से 11 एंड हेवन, 11 एंड हेवन लास्ट में एन की आवाज़ सेम आ रही है, इट मीन्स ये दोनों वर्ड सेम हैं, तो इसको हम ऐसे बी जो मार्क दे देंगे। उसके बाद जियोग्राफी एंड बी दोनों लास्ट में ई की आवाज़ आ रही है, इट मीन्स कि ये दोनों वर्ड सेम है। और लास्ट में देखिए डे से जुड़ा हुआ और कोई भी वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको डी दे दिया। तो इसी तरह से जितने भी सेंटेंजा होते हैं उसमें हर एक में अपनी अपनी राइम स्कीम होती है। तो यहाँ पर आपकी राइम स्कीम क्या बनेगी? ए बी सी डी। तो इसी तरह से जो सिमिलर वर्ड होते हैं पूरे सेंटेंजा में, उसको आपको सिंपली मार्क करना होता है, ए बी सी इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेंजा की आप आराम से राइम स्कीम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें से फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो तो राइम स्कीम है, राइम स्कीम के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट देखिए रिफ्रेन, यहाँ पर रिफ्रेन यूज़ की हुई है। रिफ्रेन पहले देखिए होता क्या है। रिफ्रेन इज़ अ वर्ड्स, रिफ्रेन इज़ ए, यहाँ पर वर्ड्स है, यहाँ पर फ्रेज आएगा बेटा, फ्रेज। रिफ्रेन इज़ ए फ्रेज, अ लाइन, एसेट और अ ग्रुप ऑफ lines that appears at the end of sentences or appears when upon divides into different sections. In another word, refrain is a pointing device that repeats at a regular interval in different sentences. तो refrain क्या होता है? रिफ्रेन एक्चुअली में जो भी लाइन आपके सेंटेंजा में फर्स्ट में और लास्ट में रिपीट होती है, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन क्या है? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, और लास्ट लाइन है वाज देयर द डे। ये दोनों जो लाइनें हैं आपकी सारी पोएम में जो है वो रिपीट होती हैं एक प्रॉपर इंटरवल के ऊपर। हर एक सेंटेंजा का क्या हो गया, उसमें इंटरवल हो गया, तो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ये जो लाइनें हैं वो रिपीट की जाती हैं। इट मीन्स ये क्या है? रिफ्रेन है। ठीक है। अगर कोई दो लाइनें आपके पूरी पोएम में, सिर्फ एक सेंटेंजा में ही नहीं, पूरी पोएम में सिमिलर सेम की सेम चलती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रेन कहेंगे। देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज दैट द डे। यही दो लाइनें यू कैन सी above stanza line 1 and 6 are repeated in the whole poem, that is called refrain. कोई भी दो लाइनें अगर आपकी पोएम में रिपीट होती हैं बार बार, तो उसे हम रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस कहेंगे कि पोइट ने यहाँ पर क्या डिवाइस यूज़ किया है? रिफ्रेन पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है। इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि पोएम में स्टैंजा में रिफ्रेन कहाँ पर है। नेक्स्ट जो डिवाइस है आपके फर्स्ट स्टेंजा में, वो एनाफोरा यूज़ किया गया है। एनाफोरा क्या होता है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एनाफोरा क्या होता है। एनाफोरा इज़
When a certain word or phrase is repeated at the beginning of clauses or sentences that follow each other. फ्रेज के बारे में मैंने बताया था कि फ्रेज क्या होता है, एक छोटा सा सेंटेंस का टुकड़ा होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब भी नहीं होती, तो उसको हम फ्रेज बोल देते हैं। तो जब छोटी सी फ्रेज में क्या होता है, वर्ड कोई भी एक प्रॉपर वर्ड रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉजेज, जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाफोरा बोलेंगे। दैट फॉलो ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बता रही हो, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन दे रही हो। एंड दिस repetition emphasis on the phrases while adding rhythm to the phrases, making it more memorable and enjoyable to read। ये सब एनाफोरा क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों अगर पोएम को जब हम स्टडी करवाते हैं रिदम के साथ गा कर भी पोएम को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो पैसेज में क्या होता है, ज़्यादा इसको इन्जॉयबल बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए इसमें एनाफोरा टेक्निक यूज़ की जाती है। चलिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एनाफोरा क्या है। एग्जाम्पल में देखिए, वाज इट द डे आई चेंज टू बी 11, वाज इट द टाइम आई रिलीज दैट हेल एंड हेवन। यहाँ पर देखिए वाज जो वर्ड है यहाँ पर रिपीट किया गया है, और ये बात में ध्यान रखिए एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो एनाफोरा होगा, अगर लाइन के बीच में कहीं दिया हुआ है तो वो एलिट्रेशन होगी, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, you can see above stanza line number 2nd and 3rd the word was is repeated at the beginning of line, it means the literary device anaphora is used by the poet। जैसे कि मैंने आपको बताया है वही बताया हुआ है कि जो आपकी लाइन है, लाइन 2nd एंड 3rd, चलिए एक बार देखते हैं हम सेंटेंजा को। लाइन 2nd एंड 3rd, लाइन जो है 2nd एंड 3rd में देखिए वाज जो है वो रिपीट किया गया है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, एनाफोरा डिवाइस यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट देखिए एजोनेंस, यहाँ पर एजोनेंस भी यूज़ की गई है। एजोनेंस क्या होती है, एजोनेंस इज़ अ रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। जब कभी भी वोवल का कोई साउंड किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेंजा में कोई वोवल का साउंड रिपीट हो रहा है, कोई वोवल रिपीट हो रहा है बार बार, तो इट मीन वहाँ पर वो क्या है, एजोनेंस डिवाइस है। टू क्वालिफाई एज एजोनेंस द वर्ड मस्ट बी क्लोज इनफ। एजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वर्ड है वो पास पास में दोनों वर्ड होने चाहिए। फॉर द रेपिटेशन ऑफ द साउंड टू बी नोटिसेबल, अगर साथ साथ में होंगे तो हम जो है उसका जो साउंड होगा, वोवल का जो साउंड होगा, उसको हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो उसको हम एजोनेंस कहते हैं। जब कभी भी लाइन में कोई वोवल साउंड रिपीट होता है तो उसको एजोनेंस कहा जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल से फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये जो दो लाइनें हैं, वाज इट द डे आई वाज टू बी 11, वाज इट द टाइम आई रिलीज दैट हेल एंड हेवन। यहाँ पर देखिए ई साउंड जो है, हेल में भी ई, हेवन में भी ई और 11 में भी ई। तो ई क्या है, ई जो है वो वोवल साउंड है, तो वो लाइन में रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि एजोनेंस वहाँ पर यूज़ किया गया है। यू कैन सी अबव फर्स्ट सेंटेंस इन लाइन 2nd एंड लाइन 3rd ई साउंड इज़ प्रोमिनेंट। जो ई साउंड है बहुत ज़रूरी है, बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स एजोनेंस इज़ यूज बाय द पोइट। तो एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एंटीथीसिस। ये जो लिटरेरी डिवाइसेस जिनके बारे में अभी बता रहा हूँ, ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस फर्स्ट सेंटेंजा में मिलते हैं। तो एंटीथीसिस क्या होता है, एंटीथीसिस लिटरेरी डिवाइस मीन्स ऑपोजिट। वही मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंटीथीसिस क्या होता है कि अगर कोई दो वर्ड ऑपोजिट हो, एक राइट हो एक रॉन्ग हो, ठीक है, तो उसको हम एंटीथीसिस, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोएम में एंटीथीसिस जो टेक्निक है पोइट के द्वारा यूज़ की गई है। इट यूजली द ऑपोजिट ऑफ स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट और आइडिया। ये एक्चुअली में क्या होता है एंटीथीसिस, इसमें कुछ विरोधाभास, जिसे हम बोल देते हैं कि कुछ विरोधाभास प्रकट किया जाता है। कोई स्टेटमेंट ऐसी दी जाती है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, कोई आइडिया ऐसा होता है जिसमें जो है वो ऑपोजिट अपने अपने जो है व्यू दिए गए होते हैं, तो उसको हम एंटीथीसिस बोल देते हैं। इन लिटरेरी एनालिसिस एंड एंटीथीसिस इज़ ए पेयर ऑफ स्टेटमेंट। एंटीथीसिस क्या हो सकती है, कोई दो स्टेटमेंट हो सकती है, एक स्टेटमेंट राइट हो सकती है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, तो उससे क्या होता है कि वो एंटीथीसिस है। और इमेज, कोई तस्वीर भी हो सकती है, जो एक तस्वीर अच्छी होगी, एक तस्वीर बुरी हो सकती है, तो वो भी एक एंटीथीसिस की एग्जाम्पल है। इन विच द वन रिवर्स द अदर, और जो एक
इमेज है, एक स्टेटमेंट है, वो दूसरे को क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है, दूसरे के बारे में बता रही है। द पेयर इज रिटन विद सिमिलर ग्रामेटिक स्ट्रक्चर टू शो मोर कंट्रास्ट। जो पोइम में जो कुछ मटेरियल ऐसा दिया गया होता है जिसके लिए एंटीथीसिस यूज़ की जाती हैं, जिसके लिए ऑपोजिट वर्ड यूज़ किए जाते हैं, वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आपके कंटेंट को, पोइट के कंटेंट को और ज़्यादा चमक देने के लिए और ज़्यादा कंट्रास्ट देने के लिए, इसलिए एंटीथीसिस यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, Was as at the time I realized that hell and heaven। देखिए यहाँ पर hell and heaven दो वर्ड दिए गए हैं। hell जो होता है वो बुरा होता है और heaven जो होता है वो अच्छा होता है। heaven इट मीन्स स्वर्ग और hell इट मीन्स नर्क। तो इस तरह से पोइट hell और heaven दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो इट मीन्स पोइट जो है वो एंटीथीसिस है, ऑपोजिट लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल वो अपनी पोइम में कर रहा है। यू कैन सी अबव लाइन्स द वर्ड हेल एंड हेवन आर एंटीथीसिस। यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड क्या है, एंटीथीसिस है। दीज वर्ड शोज ऑपोजिट पाथ। दोनों जो वर्ड हैं वो अलग अलग रास्ते बता रहे हैं, अलग अलग रास्तों के बारे में पोइट बता रहा है। हैंस लिटरेरी डिवाइस एंटीथीसिस इज यूज्ड बाय द पोइट। तो यहाँ पर क्या है, एंटीथीसिस जो टेक्निक है वो पोइट के द्वारा यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखिए, एलिट्रेशन। आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है वहाँ पर एलिट्रेशन भी देखने को मिलती है। एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर टू और मोर वर्ड इन ए फ्रेज और लाइन ऑफ पोइट्री शेयर द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन क्या होती है एक्चुअली में कि किसी भी लाइन के बीच में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड मैंने क्या बताया था कि 5 जो वोवल होती हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी लेटर होते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर किसी भी लाइन में कोई कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट आ रहा है तो उसको हम वहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि उसमें जो है वो एलिट्रेशन यूज़ की गई है। एलिट्रेशन क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एलिट्रेशन इज़ टू एम्फेसाइज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट द राइटर और स्पीकर वुड लाइक टू हाईलाइट। जो एलिट्रेशन है वो पॉइंट इसलिए यूज़ करता है, क्योंकि उसने स्टेंजा के किसी खास पोर्शन के ऊपर, किसी खास लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी उसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो हाईलाइट हो सके। इसीलिए क्या है, एलिट्रेशन यूज़ की जाती है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट किए जाते हैं इट मीन्स वहाँ पर एलिट्रेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इन वर्ड हेल एंड हेवन हा साउंड इज रिपीटेड। यू कैन सी एच साउंड जो है वो रिपीटेड है और एच साउंड लाइन के बीच में है, लाइन के बिगिनिंग में नहीं है, और जो एच साउंड है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है। इन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों को आप आइडेंटिफाई करके आप जो है वो एलिट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ एच इज़ ए कॉन्सोनेंट एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एच इज़ रिपीटेड इन लाइन। और जो एच साउंड है, जो हा साउंड है, दैट इज़ कॉन्सोनेंट इज़ रिपीटेड, इट मीन alliteration is there. Now we will move further stanza second। देखिए जो आपका सेकंड स्टेंजा है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not at all they seem to be. They talk of love and preached of love but did not act lovingly. Was that the day? तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड जो है लाइन के लास्ट में मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। जिस किसी स्टेंजा में राइम स्कीम नहीं होगी तो वो फ्री वर्स होगी। वो जो स्टेंजा है वो फ्री वर्स में लिखा गया होगा। नीचे देखिए, इन दिस स्टेंजा we didn't find any rhyme scheme because there is no similar between word last letter। यहाँ पर क्या है कि जो लाइन के लास्ट में जो कोई भी लेटर है वो आपस में मिलता नहीं है, वो सेम नहीं है। दिस स्टेंजा रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्री वर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फ्री वर्स फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पर कोई भी वर्ड मैच नहीं करता, कोई भी लेटर मैच नहीं करता लास्ट में, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या है, फ्री वर्स है। तो आपकी सेकंड जो स्टेंजा है वहाँ पर सबसे पहले आता है आपका लिटरेरी डिवाइस एंजैबमेंट। एंजैबमेंट मैंने आपको बताया था कि एंजैबमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क के आगे बढ़ जाती है
तो उसको हम दूसरी लाइन में चली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एंजैबमेंट होता है। आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगा। पहले हम देखते हैं एंजैबमेंट होती क्या है। इन पोइट्री एंड एंजॉयमेंट, इन पोइट्री यहाँ पर एंड लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, यहाँ पर एन एंजॉयमेंट आएगा। इन पोइट्री एंजॉयमेंट इज इनकम्प्लीट सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंटैक्स मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ए लाइन। जो लाइन के लास्ट में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, इज़ इनकम्प्लीट। इट मीन्स उसमें कोई भी पंचुएशन मार्क वगैरह नहीं होता। द मीनिंग रन्स ओवर फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट। जो मीनिंग होता है उस लाइन का वो एक लाइन में से पता नहीं चलता, उसको मीनिंग पता करने के लिए हमें डायरेक्ट दूसरी लाइन में जाना पड़ता है। विदाउट टर्मिनल पंचुएशन, वहाँ पर दोनों लाइन के बीच में कोई भी पंचुएशन मार्क जैसे कोमा, फुल स्टॉप वगैरह ये सब क्या होते हैं, पंचुएशन मार्क होते हैं। और दोनों लाइनों के बीच में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं होता, इट मीन वहाँ पर एंजॉयमेंट है। नाउ यू कैन सी विद दिस एग्जाम्पल, Was it the time I released that। यहाँ पर देखिए दैट के बाद कोई भी कॉमा नहीं है और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। यहाँ पर देखिए दोनों लाइन के बीच में कोई भी आपको पंचुएशन मार्क दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स इन दीज लाइन्स यू कैन सी फर्स्ट लाइन रन्स ओवर फ्रॉम वन पोएटिक लाइन टू द नेक्स्ट। जो फर्स्ट लाइन है वो सीधे दूसरी लाइन में जा रही है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। तो ये टेक्निक क्या है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि इस स्टेंजा में एंजॉयमेंट टेक्निक भी डाली हुई है, जहाँ पर कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है और लाइन दूसरी लाइन में फॉरवर्ड कर जाती है। नेक्स्ट देखिए रिफ्रेन। रिफ्रेन जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस स्टेंजा रिफ्रेन आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। रिफ्रेन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यू कैन सी फर्स्ट सेंटेंजा फॉर द डेफिनेशन व्हाट इज़ रिफ्रेन। जो रिफ्रेन है आपको पता करने के लिए आप पहला सेंटेंजा देखिए, पीछे मैं उसकी आपको डेफिनेशन दे चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेंजा। थर्ड सेंटेंजा में क्या बताया हुआ है, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? In this stanza, you can see the literary device inversion. इस लेसन में हम पहले मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई थी और अब हम सिर्फ इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस बन रहा है इसमें इन्वर्जन्स। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। इन्वर्जन आल्सो नोन एज ए एनास्ट्रॉप, इसको जो है वो एनास्ट्रॉप भी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि एनास्ट्रॉप क्या होता है। एनास्ट्रॉप इज़ ए लिटरेरी टेक्निक इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड इज़ रिवर्स्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक प्रॉपर सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है उसके साथ क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जाता है। जो सेंटेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रखा जाता, उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब आगे ले गए, कोई ऑब्जेक्ट पीछे ले गए, इस तरह से जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एम्फेसिस और मीटर। जो मीटर होता है, मीटर क्या होता है कि एक प्रॉपर लेंथ में और प्रॉपर एक मीटर, इट मीन्स की प्रॉपर एक सिस्टमेटिक लाइन टू लाइन चलना, उसको हम मीटर बोल देते हैं। तो उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वर्जन जो डिवाइस है उसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए आपको एग्जांपल से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या होता है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। यहाँ पर देखिए आपके जो स्टेंजा है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, देखिए थर्ड लाइन देखिए, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसको जो है आगे पीछे किया गया है। एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज ऑफ, यहाँ पर देखिए यू कैन सी इन दिस लाइन द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज चेंज्ड। जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है इस लाइन का वो चेंज किया गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉर्मली वी से आई चूज़ विच एवर वे। आमतौर पर हम कैसे सेंटेंस को इसको बोलेंगे, आई चूज़ विच एवर वे, या आई चूज़ द वे आई वॉन्ट टू यूज़।
इस तरह से हम इस सेंटेंस की जो प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है ग्रामेटिकली इसका जो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर बनता है, बट पोइट ने क्या यूज़ किया है, बट द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस इज चेंज्ड इन अबव लाइन, बट इस जो लाइन में पोइट ने इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरह से लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन्स। तो आपको आई होप आपको इन्वर्जन के बारे में भी पता चल गया होगा कि जब कभी भी कोई पोइट किसी लाइन के प्रॉपर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता है जो नॉर्मली से वैसा नहीं होता, तो इट मीन्स वहाँ पर इन्वर्जन लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, जिसको हम एनास्ट्रॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एजोनेंस। एजोनेंस भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंजा फॉर द डेफिनेशन ऑफ एजोनेंस। दिस डिवाइस मैंने लिखा हुआ वही लिखा बात लिखी हुई है कि एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंजा फॉर दिस डिवाइस। हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, थर्ड सेंटेंसा, यस थर्ड सेंटेंसे में हमने बताया हुआ है प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर थर्ड सेंटेंसे में देखिए प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। तो यहाँ पर क्या है, ओ का जो साउंड है वो वोवल है और लाइन में रिपीट हो रहा है बार बार। ओ साउंड थॉट्स में भी ओ आई हुई है, नोट में भी ओ आई हुई है, दोज में भी ओ आई हुई है, अदर एंड पीपल में भी ओ का यूज़ किया गया है। इट मीन्स जब कभी भी वोवल साउंड रिपीट होता है बार बार किसी स्टेंजा में, किसी लाइन में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एजोनेंस होती है। यू कैन सी ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। ओ साउंड बार बार यूज़ किया गया है, वोवल का साउंड बार बार आ रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या है, एजोनेंस है। इस तरह से आपको एजोनेंस को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज़ वोवल। When vowel sound is repeated in the line, it means assonance device is used by the poet. Next देखिए alliteration. Alliteration भी मैं आपको ऑलरेडी जो है वो डिस्क्राइब कर चुका हूँ इन फर्स्ट सेंटेंजा। इन थर्ड सेंटेंजा वी आल्सो फाउंड alliteration। आप जो है alliteration को अच्छी तरह से अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेंजा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ पर आप जाकर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जो थर्ड सेंटेंजा है जो अभी हम कर रहे हैं, इन थर्ड सेंटेंजा वी आल्सो फाउंड एलिट्रेशन। यहाँ पर भी हम एलिट्रेशन देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन इन थर्ड स्टेंजा। थर्ड सेंटेंजे में देखिए थॉट दैट माई माइन विच एवर वे। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं इसमें जो साउंड है, फर्स्ट में थॉट एंड दैट में टी एच का जो साउंड है दैट इज़ कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट है, दोनों वर्ड कॉन्सोनेंट है। माई एंड माइन में एम कॉन्सोनेंट है, विच और वे में जो डब्ल्यू है वो भी कॉन्सोनेंट है। इट मीन्स कि कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। यू कैन सी अबव लाइन्स द एम एंड डब्ल्यू कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड। कॉन्सोनेंट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बेटा स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखे हुए हैं, इसको ठीक कर लेना आप कॉन्सोनेंट के स्पेलिंग। तो जल्दबाजी में कभी मिस्टेक हो जाती है टाइप में कुछ ऐसा, तो इसको देख लेना एक बार। When consonant sound is repeated in lines, it means alliteration is used by the poet. जब कभी भी किसी लाइन में consonant sound रिपीट होता है तो it means वहाँ पर क्या होता है, alliteration होती है, जो किसी पोइट के द्वारा अपनी पोएम को बढ़िया बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ की जाती है। Now we will move forward. Fourth stanza. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant face that's all knows. तो यहाँ पर देखिए हम राइम स्कीम बन रही है, गो, प्लेस एंड फेस, गो एंड नो। लास्ट में ओ की आवाज़ आ रही है, नो में भी और गो में भी। इट मीन हम उसको क्या मार्क करेंगे, ए मार्क कर लेंगे। और दूसरी में प्लेस एंड फेस, दोनों में एस की आवाज़ जो है वो सेम आ रही है। इट मीन्स उसको हम बी और बी मार्क करेंगे। तो राइम स्कीम क्या बनेगी इसकी, ए बी बी ए। तो ये इसकी राइम स्कीम बनेगी आपकी फोर्थ स्टेंजा की। और इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा, एनाफोरा यूज़ किया गया है। एनाफोरा को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट फर्स्ट स्टेंजा में। तो एनाफोरा क्या होता है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस दैट्स ऑल आई नोज। एनाफोरा इन द बिगिनिंग, लाइन की स्टार्टिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा।
You can see in stanza 4th that word is repeated at the starting of third and fourth line. जो third और fourth line है वहाँ पर that word जो है वो that is consonant and repeat हो रहा है at the beginning of the line. It means anaphora literary device is used because when a certain word or phrase is repeated at the beginning of clause or sentences that follows each other, it means anaphora is used. This repetition emphasizes the phrase while adding rhythm to the passage, making it more memorable and enjoyable to read. वही बात लिखी हुई है कि कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो अगर किसी लाइन के स्टार्ट में वो रिपीट हो रहा है तो उससे क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इसमें पोइट ने जो है वो क्या यूज़ किया हुआ है, उसमें पोइट ने एनाफोरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को जो है जितने भी ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस थे इनके बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और ये लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ अगर नेक्स्ट इन फ्यूचर आपको कोई राइटिंग कंपटीशन आता है तो राइटिंग कंपटीशन के लिए लिटरेरी डिवाइसेस का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अच्छी तरह से आप खुद भी किसी सेंटेंसा में आप फाइंड आउट करिए एंजैबमेंट, इन्वर्जन, ऑल दीज लिटरेरी डिवाइसेस आप लोगों को फाइंड करने चाहिए। तो चलिए हम मिलेंगे फिर से हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक के लिए वही स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।